नमस्कार। आज हिंदी की क्लास में आज आपका स्वागत है। आज की हिंदी क्लास में हम लेके आए हैं 2016 के पेपर, जिसमें हम आपको क्वेश्चन और आंसर सब एक साथ आपके सामने आएंगे और आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले तो मेरा जो है ये है चाइल्ड सीडीपी जो है ये हमारा ऐसे होता है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि ये जो है इस तरह के उसके क्वेश्चन आते हैं और इसके आंसर भी इसी तरह के होते हैं। तो ये हमारा होता है सीडीपी। तो ये है हमारा 1 से लेके 30 तक जो है सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आता है हमारा हिंदी। हिंदी हमारा जो है 31 से लेके 60 तक होता है। यहाँ हिंदी हमारा 31 से ले यहाँ 30 तक हमारा सीडीपी है और यहाँ पे ये खत्म होता है। यहाँ से हमारा हिंदी स्टार्ट होता है। हमारा हिंदी का जो पेपर है वो यहाँ से शुरू होगा। तो हम आपको हिंदी जो 2016 में पेपर आए हैं तो उस पेपर पैटर्न को लेके आए हैं। तो उसके क्वेश्चन और साथ में उसके आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड पे। तो हम ये आंसर है और ये सॉरी ये क्वेश्चन और इसके आंसर भी साथ में लेके आए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे देखिए हमारा हिंदी भाषा 1। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। विकल्प है ए चित्र दिखाकर, बी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, सी मॉडल दिखाकर या डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें हमारा आंसर देखिए, हमारा आंसर ऐसे है। हमारे क्वेश्चन में आंसर नहीं होता है ना पेपर में, पर यहाँ पे हम आपके साथ आंसर भी लेके आए हैं और आंसर के साथ समझाते चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमारा आंसर है गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण की विधियां हैं। पहला है चित्र दिखाकर, दूसरा है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर और तीसरा मॉडल दिखाकर। इन विधियों द्वारा शिक्षण में दुरूहता को सहज बनाया जा सकता है। सर्वाधिक प्रभावकारी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाना होगा। तो यहाँ पे जो सबसे सर्वाधिक जो है कि जैसे हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, जैसे देखना है, जैसे हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं तो ताजमहल को अगर हम यहाँ पे देखेंगे या फिर चित्र में देखेंगे तो उतना समझ में नहीं आया। लेकिन अगर हम जा करके प्रत्यक्ष ताजमहल को देखते हैं तो हमें वहां की हर बारीकियां समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, वैसे तो है चित्र दिखा के भी हम बता सकते हैं या फिर मॉडल दिखा करके भी हम बता सकते हैं, लेकिन सही जो होगा वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा करके अगर हम उसको समझाएं तो उसकी कठिनता का निवारण आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे दिया है हमारा बी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर। सही आंसर है हमारा वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर। दूसरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 32, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। विकल्प है जिसे छात्र सरलता से समझ सके, बी जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, डी सॉरी सी जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, या डी निमे नीति हास्य वीरता देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। ये हमारे विकल्प में है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होता है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। अगर किसी को इसमें से अगर समझ में आया तब तो सही है, नहीं तो फिर हम एक बार आंसर भी देख लेते हैं कि हमको इसमें तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन अगर हम आंसर को देख लेंगे तो हमारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है, पहला यह कि जिसे छात्र सरलता से समझ सके, दूसरा यह कि ऐसी कविताएं हो जो छात्रों के सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, और तीसरा यह कि जिसमें नीति हास्य वीरता देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। ऐसी कविताएं जो अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो प्राथमिक स्तर पर सिद्ध नहीं होती। ये प्राथमिक स्तर पर सिद्ध नहीं होती। तो यहाँ हमारा सही आंसर है
जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। अब यहाँ क्या है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होती, तो यहाँ पे नहीं में क्या दिया है, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि हमारा इसमें दिया है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी कैसे हो सकता है, वह है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है, पहला यह कि जिसे छात्र सरलता से समझ सके, ऐसी कविता हो जिसे छात्र सरलता से समझ सके, और दूसरा यह कि ऐसी कविता हो जो छात्रों में सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, और तीसरा यह कि जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। जबकि ऐसी कविताएं जो अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित होती हैं, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी सिद्ध नहीं होती हैं। तो हमारे इस उपयोगिता, जो हमारी कविताओं की उपयोगिता है छात्र जीवन में, ये हमारे 3 होगी। तो सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय वादों पे जो संबंधित हो वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं, कौन है यहाँ पे? विकल्प में है ए भगत शरण उपाध्याय, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या डी डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो हम आंसर की तरफ जाते हैं, वैसे हमें आंसर पता है, फिर भी हम एक बार आपके सामने आते हैं। सी हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आप हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान, आलोचक और शिक्षाविद थे। आप अपने साहित्य के सहयोग से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिंदी कोविद रत्नमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान आदि। तो हमारा सही आंसर होगा उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास। यहाँ पे सही आंसर होगा उसमें हमारा सी नंबर पे थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है, भाषा सिखाने का सही क्रम है। भाषा सिखाने का सही क्रम है, विकल्प है ए बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, बी श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सी बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, या डी श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, सीखना। तो यहाँ पे हमारा सही क्रम क्या होना चाहिए? श्रवण करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सही क्रम में हमारा क्या है? श्रवण करना, पहले सुनना, सुनने के बाद है बोलना, सुनने के बाद है बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यह हमारी भाषा सीखने का सही क्रम है। अगला है क्वेश्चन, लेखन से संबंधित नहीं है। लेखन से संबंधित नहीं है, विकल्प है ए बैठने का उचित ढंग, बी शुद्ध उच्चारण, सी से लेखनी पकड़ने का ढंग, डी आंखों से कागज की दूरी। अब हमारा आंसर देखिए, लेखन से संबंधित प्रमुख बातें हैं, पहला बैठने का उचित ढंग, दूसरा लेखनी पकड़ने का ढंग, और तीसरा आंखों से कागज रखने की दूरी। जबकि शुद्ध उच्चारण लेखन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बोलने से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा बी शुद्ध उच्चारण। यहाँ लेखन से, शुद्ध उच्चारण से कोई मेल नहीं है। अगला है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, विकल्प है ए व्याकरण का ज्ञान, बी सुंदर लेख, सी विषय और मूल्यांकन का विधियों का ज्ञान, बी रसायनों का ज्ञान। अब आंसर हम देखते हैं कि भाषा शिक्षक में रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेखन और विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। सुंदर लोग चित्राकर्षण होने के कारण अधिगम को रुचिकर बनाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी रसायनों का ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। उपन्यास और विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से
असंगत युग्म है? हमारा विकल्प है ए वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, बी सेवा सदन गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, सी प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर, डी कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर। तो यहाँ पे सही आंसर इसमें क्या है, यहाँ देखते हैं। सही आंसर हमारा है ये उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से विकल्प असंगत है, जबकि सेवा सदन गणिकाओं की समस्या से संबंधित है, प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं से एवं कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास एवं पुनर्जन्म पर आधारित है। वरदान उपन्यास की विषय वस्तु है, दो प्रेमियों की दुखांत कथा है जो अपने भावी जीवन के सुखद कल्पना में खोए थे। तो सही आंसर इसमें हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर जो दिया है ए, हमारा यहाँ सही आंसर जो है ए है। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, विरासत शब्द का अर्थ हो सकता है, अगला क्वेश्चन ये है, आचरण की सभ्यता से के निबंधकार कौन है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? विकल्प है ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बालकृष्ण भट्ट। तो आंसर देखिए, या आचरण की सभ्यता के निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह है। पूर्ण सिंह है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अब भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, यह जो निबंध है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर सही आंसर है वो है बी सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विरासत शब्द का अर्थ है, विकल्प है ए प्रकृति से प्राप्त, बी पुरखों से प्राप्त, सी मित्रों से प्राप्त, या डी मूल्य देकर के खरीदा हुआ। आंसर देखते हैं, विरासत शब्द का अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त, अतः विकल्प हमारा जो है बी सही है। और अन्य तीनों विकल्प प्रकृति से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त तथा मूल्य देकर खरीदा हुआ प्रश्न से पृथक भाव रखता है। हमारा सही आंसर होगा पुरखों से प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 40, निर्बल का विलोम शब्द है, निर्बल का विलोम शब्द इसमें कौन सा है? विकल्प देखते हैं, ए सुदृढ़, बी सबल, सी बाहुबली, या डी समुन्नत। तो निर्बल का जो विलोम शब्द होगा वो सबल होगा। अब यहाँ आंसर भी देखते हैं, निर्बल का विलोम शब्द सबल होगा, न कि बाहुबली, सुदृढ़ एवं समुन्नत, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी तितली, सी त्याग, या डी परीक्षा गुरु। तो नूतन का जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? आंसर हम देखते हैं क्या है। वास्तव में उपन्यास एवं कहानी पश्चिमी साहित्य की देन है। भारतेंद्र युग में जो उपन्यास लिखे गए उनमें उपन्यास विधा का उचित निर्वाह न होने के कारण सच्चा उपन्यास नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि हिंदी में वास्तविक उपन्यास की रचना सर्वप्रथम प्रेमचंद्र ने की है। यूं ऐतिहासिक दृष्टि से लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा इसमें क्या दे रहा है? डी परीक्षा गुरु। यहाँ पे जो सही आंसर होगा हमारा परीक्षा गुरु। अभी परीक्षा गुरु किसकी रचना है? तो यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु 1882
हिंदी की प्रथम उपन्यास माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, वह हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास किसको कहा जाता है, देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो सही आंसर होगा परीक्षा गुरु। अगर इसके लेखक का नाम पूछा जाए तो लिखेंगे आप लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? विकल्प देखते हैं, ए बनारस, बी दिल्ली, सी लखनऊ या डी जबलपुर। आंसर है तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसके संपादक अखिलेश हैं। यह मासिक पत्रिका है। तो सही आंसर इसमें होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो किसकी पंक्ति है? या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर लोक तजी डारो किसकी पंक्ति है? विकल्प है, ए सूरदास, बी नंददास, सी रसखान या डी मीराबाई। अब ये हम आगे देखते हैं आंसर में क्या दिया है। आंसर देखिए, ये हमारा आंसर है, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। यह पंक्ति भक्तिकालीन संप्रदाय निरपेक्ष कवि रसखान के द्वारा रचित है। यह रसखान के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर हमारा सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तद्भव शब्द है तद्भव शब्द है, ए अंधेरा, बी प्रकाश, सी रात्रि या डी चंद। तो दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द अंधेरा है, तत्सम शब्द अंधकार है, रात्रि का तद्भव रात है और चंद्र का चांद होता है। तो सही आंसर होगा हमारा तद्भव शब्द अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 45। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 तो लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 ये लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प में है, ए व्यर्थ आडंबर, बी काजल आंख में काजल लगाना, सी आंख की देखभाल करना या डी लाइलाज बीमारी। तो हमारे अनुसार ये होगा व्यर्थ का आडंबर। सही आंसर देखें, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ होगा व्यर्थ का आडंबर। अतः विकल्प ए सही है। मतलब हमारे पास आंख नहीं है पर हम 10-10 सामान, जो हमारे पास औकात नहीं है पर हम 10-10 चीजें जो है व्यर्थ का आडंबर बना करके रखते हैं। तो इसका सही अर्थ ये होगा कि व्यर्थ का आडंबर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? ए रात, बी बात, सी गीत या डी मात। आंसर है, उक्त विकल्पों में शब्दों का प्रयोग करने पर स्पष्ट होता है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। रात अंधेरी थी स्त्रीलिंग, गीत गाया जाता है पुल्लिंग, बात अच्छी नहीं लगी स्त्रीलिंग तथा उसने मात दी स्त्रीलिंग। तो सही आंसर है हमारा सी गीत। अगला क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है? ए राम, बी सुरेश, सी निर्वाह या डी मित्रता। तो यहाँ पे आंसर देखिए, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा मित्रता है। मित्रता कोई दृश्य वस्तु नहीं है, यह शब्द भाव विशेष का बोध कराता है, अतः भाववाचक संज्ञा है। तो सही आंसर होगा हमारा डी मित्रता। अगला क्वेश्चन है, मेरा घर इसी शहर में है।
कौन सा विशेषण है? मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? विकल्प है गुणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण या डी परिमाण बोधक विशेषण। तो यहाँ देखिए, मेरा घर इसी शहर में है में सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक का निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा बी। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, वाक्य उदाहरण है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। विकल्प ए सरल वाक्य का, बी इच्छावाचक शब्द वाक्य का, सी मिश्र वाक्य का या डी आज्ञावाचक वाक्य का। तो यहाँ पे आंसर देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है मिश्र वाक्य का। इसमें दो वाक्य पृथक पृथक किंतु एक आशय को स्पष्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जहाँ पे पृथक पृथक दो होते हैं वहां पे होता है हमारा मिश्र वाक्य। सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? विकल्प ए उपकार करने वाला, बी उपकार कराने वाला, सी किए हुए उपकार को ना मानने वाला या डी किए हुए उपकार को मानने वाला। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा कृतज्ञ किए हुए उपकार को मानने वाला का संक्षिप्तीकरण है। शेष इस प्रकार है, उपकार करने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला, उपकारी और कृतज्ञ। तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार या डी श्रृंगार। तो यहाँ पे आंसर देखिए, दिए गए उक्त विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, अतः विकल्प ए सही है, अन्य गलत है। सही वाला हमारा ये विकल्प ए जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए कटहल, बी कड़वा, सी काष्ठगृह या डी कंठफल। तो हमारा कटहरा शब्द का रूप काष्ठगृह होता है, न कि कटहल, कड़वा या कंठफल। कंठफल कटहल का तत्सम रूप है। कंठफल जो है यह कटहल का तत्सम रूप है। तो सही आंसर होगा हमारा काष्ठगृह। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ए आ, बी अत, सी अति या डी अत्या। तो यहाँ पे आंसर जो है, अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग लगा है, अतः आचार मूल शब्द है। अत्यधिक, अतिशयोक्त आदि इसके अन्य उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर होगा ई अति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो? यहाँ पे निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए, बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लिनुबो को काल रस ना पसारी है। यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारा अलंकार है। इसमें विकल्प देखिए, उपमा और रूपक, बी यचक और श्लेष, सी उत्प्रेक्षा अनुप्रास या अनुप्रास और यमक। तो आंसर देखिए, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जालो मानो, लंक लीलिबेक काल रसना पसारी है।
इसमें उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्ष है, जहां अकारण को कारण मान करके संभावना की जाए वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब कविता में एक या कई व्यंजनों की आवृत्ति हो, चाहे स्वर असमान ही हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतः उक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास दोनों अलंकार है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है सी, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, रसों को उदित और उद्दीपन करने वाली सामग्री क्या है? क्या कहलाती है? रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विकल्प है ए विभाव, सी अनुभाव, सी अस्थाई भाव और डी संचारी भाव। तो हम देखते हैं आगे इसका क्या दिया है आंसर। देखिए, रसों को उदित और उद्दीप्त कराने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के दो भेद होते हैं, अवलंबन और उद्दीपन। जिस वस्तु या व्यक्ति को का स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले को उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए। सही आंसर हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। निदाना पद में कौन सा रस है? जहां सुमतितः संपत्ति नाना जहां कुमतितः विपत्ति निदाना पद में कौन सा रस है? तो यहाँ पे देखिए विकल्प है ए करुणा, बी भयानक, सी श्रृंगार या सी शांत। तो जहां सुमतः संपत्ति नाना जहां कुमतः विपत्ति निदाना में शांत रस है। इसका आलंबन है वैराग्य जनक वस्तुएं अथवा परिस्थितियां, संसार की नश्वरता की का ज्ञान, परोपकारिता का आदि। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो रस है वो शांत है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है ए राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य देखना है कि शुद्ध वाक्य इसमें क्या है। विकल्प में है ए राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, बी राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, सी राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी या राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा ये देखिए। तो आंसर देखिए क्या है, उक्त दिए गए विकल्पों में राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी वाक्य शुद्ध है और अन्य वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है। ने परसर लगने पर क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी या फिर राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा बी, राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। अगला है हमारा संधि विच्छेद। यहाँ पे हमारा जो है संधि विच्छेद है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद यहाँ पे पूछ रहा है। तो विकल्प है महा प्लस उत्सव, बी महो प्लस उत्सव, सी महोत प्लस सव या डी महे प्लस उत्सव। तो यहाँ पे देखिए आंसर कैसे दिया है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद महा उत्सव है। इसमें गुण संधि है, इसमें आ और उ मिलकर के क्या बने हैं, ओ हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण महा उद्यम महोद्यम, महा उपकार महोपकार या महा उदय महोदय, विद्या उन्नत विद्योन्नत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आ और उ मिलकर के ओ की रचना करते हैं। आ यहाँ पे आ और उ मिलके ओ बन गया। तो ये हमारा सही आंसर होगा महोत्सव। अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर, चौमासा में समास है। चौमासा में समास है, ए द्विगु, बी द्वंद,
सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। तो चौमासा में हमारा क्या है, द्विगु समास है। चौमासा में द्विगु समास है। इस पद में पहला पद संख्यावाचक है। जैसा कि कहा जाता है कि जहां पे संख्यावाचक शब्द का बोध हो वहां पे द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे जो द्विगु है वह क्या है, जो संख्या का बोध करा रहा है। तो चौमासा में चार अंक मतलब या फिर 4 मास, यहाँ पे 4 का बोध हो रहा है। चौमासा में द्विगु समास है। इस पद में पहला पद जो है संख्यावाचक है, जो है ये संख्यावाचक है, और दूसरा पद संज्ञा है। मास किस मतलब किसी महीने का नाम है। दूसरा पद संज्ञा और प्रधान होता है, जैसे त्रिवेणी, सप्ताह, नवग्रह आदि। तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे द्विगु समास। सही आंसर द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी कर्ण कारक या डी संबंध कारक। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या है, चूहा बिल से बाहर निकला में अपादान कारक है। अपादान कारक की विभक्ति से होती है, से है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे चूहा जो है वह बिल से अलग हो रहा है, बिल से मतलब बाहर निकलना, बिल से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे होगा हमारा अपादान कारक। सही आंसर है हमारा बी अपादान कारक। तो हमारा 2016 का जो है हिंदी का जो पेपर यहाँ पे समाप्त हो रहा है, और आगे हम अगले साल के और 2017-18 ऐसे करके पेपर को हम ले आएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का जो पेपर है इसको आप अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि हम कहीं कहीं पे ये गलतियां कर देते हैं कि हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं, परंतु ये जानना होगा कि आयोग जो है इन्हीं सब सालों से, जैसे साल दर साल जो हमारे एग्जाम होते हैं वहीं से क्वेश्चन को छाट करके हमारा अगला जो है परीक्षा के पेपर्स को बनाता है। तो अगर आप इस तरह से हमारी जो हमारे क्वेश्चन हैं उसके आंसर हैं इसको तैयार करेंगे, तो आपको अपने आने वाली परीक्षा के लिए बेहतर जो है तैयारी करने का बेहतर तरीका मिल जाएगा। तो आप हमारा इस तरह से जो है क्वेश्चन को जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से अगर तैयार करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। तो ये हमारा आज का है 2016 का जो है पेपर था, इसको हमने आपको क्वेश्चन और आंसर सहित आपके सामने ले आए हैं। आप इसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि इसी में से आपको इन्हीं में से छाट छाट के आपके क्वेश्चन जो है तैयार कराए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।